कैसे हैं आप लोग। अगेन आपसे स्टार्ट करते हैं अपने पास स्टोन को, जितना भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद देखते हैं वॉइस नहीं आ रहा क्या। वॉइस तो आ रहा होगा ना, वॉइस तो आ रहा होगा। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि वॉइस ही ना आए। ठीक है, चलिए। सर एस्बेस्टोस सीमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, उसमें एक एस्बेस्टोस मटेरियल होता है, वो मिला दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होता है, नॉर्मली बात है सीमेंट की तरह होता है, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इतना ही तुम्हें पढ़ना है। हाँ मस्त, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत तो स्लो रहता ही है, तुम्हें पता है कि तो जनरल बात है ना। तो चलो, जय महाकाल। तो किस किस का पेपर कल का अच्छा हुआ है ये भी बता दो। ठीक है, हाँ सिंपल सिंपल बात कर रहे हो तो बताओ। 0.05%, 0.05 वाटर सीमेंट रेशो कम करने पर कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट कितना इंक्रीज होता है या फिर कितना डिक्रीज होता है? बताओ इसका आंसर, बताओ। सिंपल था ये तो, तुमने कल देख लिया, नहीं तो तुम कैसे बता पाते। मैंने पहले ही कहा था कि ये कोड जरूर पढ़ के जाया करो, 10262। और कोड पढ़ना बहुत जरूरी है, कोड के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, और किस किस का पेपर अच्छा हुआ? चलिए बात करते हैं स्टोन की। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है। तो हम लास्ट टाइम आंसर क्या है इसका, 1% इंक्रीज हो जाता है जब 0.05% वाटर कंटेंट को कम करते हैं। आरसीसी डिजाइन कॉन्क्रीट मिक्स 10262 स्टेप नंबर 5। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके पास स्टोन का। कल हम स्टोन को लेकर बात कर रहे थे, हमने बताया था स्टोन अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू फिजिकल और अकॉर्डिंग टू केमिकल। सबसे पहले हमने जो डिस्क्राइब किया था वो था अपने पास जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग 3 टाइप होते हैं, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है, मेटामॉर्फिक होता है। इग्नियस अपने पास कौन सा होता है? कूलिंग ऑफ मैग्मा के कारण से इग्नियस होती है। अगर ये जमीन के अंदर होता है तो इसे इंट्रूसिव कहते हैं, और ऊपर होता है तो एक्सट्रींसिव कहते हैं। ठीक है, हाँ एक्सट्रूसिव कहते हैं। फिर हमने कहा था कि जो अपने पास एक्सट्रूसिव है उसी को ही वोल्केनिक कहा जाता है। वोल्केनिक के कुछ एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई दिए थे। इसके अंदर वेरी फाइन ग्रेन होता है क्योंकि कूलिंग बहुत ही जल्दी से हो जाता है। फिर बताया था आपके पास हाइपरबेसल, यह है शैलो डेप्थ पर आके कूलिंग होती है। हाइपरबेसल का एक एग्जांपल बता दिया था, डोलेराइट। फिर बताया था आपके पास प्लूटोनिक, इसका जो कूलिंग होता है अपने पास मैग्मा का वह कंसिडरेबल डेप्थ पर होता है। कुछ इसके एग्जांपल बताए थे, जैसे ग्रेनाइट था अपने पास, ग्रेनाइट बताया था, और 2-3 और बताए थे। ठीक है, देख लेना। सॉल्यूशन कहाँ उतना क्या वो कह रहे सर, आप पार से सी कोड पढ़ा दीजिए, समझ नहीं आता है खुद से पढ़ने में। हाँ हाँ जरूर पूरा पढ़ा देंगे, तुम्हें दिखा दिखा के बताएंगे तुम्हें एक एक चीज, चिंता मत करो इस चीज का। ठीक है, ऐसे तो कितना पढ़े। अच्छा सॉल्यूशन देखा था, चलो अच्छी बात है। कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ 95 समथिंग रहेगा। ठीक है, चलो फिर क्या बात किया था हमने, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, फिर हमने कहा था कि अपने पास सेडिमेंट्री रॉक होती है जब अपने पास वेदरिंग होता है किसके ऊपर? इग्नेस रॉक के ऊपर, जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स कहते हैं, तो हमारे पास बनता है सेडिमेंट्री। बात करते हैं कि ये जो वेदरिंग होता है किस कारण से हो सकता है? हीट और प्रेशर को छोड़कर कोई भी अपने पास एटमॉस्फेरिक एजेंसीज लग सकती है, नेचुरल एजेंसीज लग सकती है, तो अपने पास सेडिमेंट्री बन जाता है। सेडिमेंट्री के कुछ एग्जांपल थे, मैंने बता दिए थे। टाइप्स इसके 4 होते हैं। रेसिडुअल डिपॉजिट, जब पेरेंट्स रॉक के पास में जम हो जाता है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट, कहीं पानी से दूर जाके जम जाएगा। ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट, अपने पास ऑर्गेनिक मैटर के कारण से इनका डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर जाके कहीं दूर जाके ये सेटल हो जाती है।
एक था अपने पास केमिकल डिपॉजिट, जिसके अंदर अपने पास फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसके कारण डिपॉजिट होती है। फिर मैंने कहा था मेटामॉर्फिक भी होती है। ये कब होती है? जब अपने पास प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री के ऊपर ग्रेटर हीट और ग्रेटर प्रेशर जब एग्जर्ट होगा तो वह चेंज हो जाती है, किसमें? मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। फिर मैंने कहा था कि इसके भी कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे कि आप याद रखना, नीज ग्रेनाइट से बनता है, मार्बल लाइमस्टोन से बनता है, क्वार्ट्जराइट सैंडस्टोन से बनता है, और जो स्लेट था वो शेल से बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने कल आपको बताया था, ठीक है। हाँ, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने पास अकॉर्डिंग टू मिनरल ये दो टाइप के होते हैं, मोनोमिनरलिक और पॉलीमिनरलिक। मोनोमिनरलिक का मतलब होता है कि इसमें एक मिनरल होगा, पॉलीमिनरलिक का मतलब होता है कि इसमें एक से ज्यादा मिनरल होगा। समझ गए? इतना हमने कल पढ़ लिया था। कितने बजे हुआ था? हुआ था अपना कितना, 2 बजे। 2 बजे से स्टार्ट हो गया था, देख लो जाकर, ठीक है। आज हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम सेकंड वाला पढ़ेंगे। सेकंड, ठीक है। चलो, सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है? फिजिकल। कौन सा है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इनको हम देखकर, इनको हम अपने आंखों से देखकर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अरे डेफिसिल का भी देखेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे, ठीक है। और कल तुमने देखा होगा जितना पढ़ाया उतना सारा के सारा नोट्स में था, कुछ भी बाहर से नहीं था तुम्हारा। जितना पढ़ाया गया सारा नोट्स से था और कुछ भी बाहर से नहीं था, ये बात याद रखना। तो जरूरी नहीं है तुम्हें बुक पढ़ो, बट नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। पहला, सबसे पहला बात करते हैं अपना स्ट्रेटिफाइड रॉक। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती कैसी हैं। जब आप इनको देख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन एंड प्रोविजनल लास्ट में सारे लिखवा दीजिएगा सर, सब लिखवा दूंगा, सब जितना तुमने पढ़ा सब लिखवा देंगे, ठीक है। हाँ चलो, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको डेफिसिल का, हाँ भेज देना, ठीक है। चलो, अपने पास कैसा होता है दिखने में? यह दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लेयर होती है वह कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, अलग अलग लेयर आपके पास होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, इस तरीके से अपने पास रहता है, ठीक है। हाँ, यह अलग अलग अपने पास लेयर होती है, इनको आप देख सकते हैं, अलग अलग लेयर भी दिखाई दे रही है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ओके। और हम इस लेयर को यहां से लोड लगा के, यहां से लोड लगा के इस पूरे को अलग कर सकते हैं, और इसी कारण से इसी लाइन को हम एंगल ऑफ क्लीवेज कहते हैं, एंगल ऑफ क्लीवेज कहते हैं। जिस लेयर से या जिस एंगल से हम दो लेयर को अलग कर सकते हैं उसे एंगल ऑफ क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात, क्या कहते हैं? एंगल ऑफ क्लीवेज कहते हैं। या फिर इसका एक नाम और भी होता है, इसे ही अपना एंगल ऑफ, एंगल मत लिख देना, एंगल है, ठीक है। एंगल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्लीवेज बोले, स्ट्रेटिफिकेशन एंगल बोले, बात क्या है? एक ही है, स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड, अच्छा, स्ट्रेटिफाइड, हाँ ठीक है। स्ट्रेटिफाइड आएगा, टी आएगा बीच में, ठीक है सरफराज, टी आएगा भाई। STRAITFIED, ठीक है। हाँ,
समझ गए? एंगल ऑफ क्लीवेज, एंगल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अपने पास क्या होता है, और इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आता है कि ये रॉक्स किस में मिलती है, किसका पार्ट है, ये रॉक्स किस में मिलती है बताओ। हमने सेडिमेंट्री पढ़ाया, इग्नेस पढ़ाया, मेटामॉर्फिक पढ़ाया, तो मुझे बताओ यह रॉक्स किस में मिलती है, तो आंसर होगा सेडिमेंट्री, क्योंकि हमने वहां पे भी इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हाँ, तो कह सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ sedimentary rock. It is a type of sedimentary rocks. Okay, हाँ, ठीक है। कल से तुम्हारा टाइम बढ़ेगा, कल से क्लास होगी 3:30 बजे तक। These rocks show distinct layer of surface, distinct layer of surface through which it can be easily split out into different layer, ओके। याद रखना यह सेडिमेंट्री रॉक्स का टाइप होता है। दूसरा, यहाँ पे हर लेयर डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, ओके। यहाँ पे हर लेयर अलग अलग दिखती है, जिस कारण से इनको आसानी से निकाला जा सकता है, जिस कारण से इसको आसानी से निकाला जा सकता है। हाँ, लोड है। ठीक है, और इसका एक नाम और भी है, इन सभी को बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेडिंग प्लेन। क्या बोलते हैं? बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन का मतलब आप समझते हैं। अगर ये बेडिंग प्लेन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ये आके रुका हुआ है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर ये लेयर आके रुकी हुई है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया? बेडिंग प्लेन। इस प्लेन के ऊपर ये लेयर आके रुकी हुई है, तो ये प्लेन कैसा हो गया? बेडिंग प्लेन। मतलब बेडिंग प्लेन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर कोई दूसरा मेटल आके रख सकता है, तो वह मेटल क्या कहलाएगा? बेडिंग प्लेन कहलाएगा। जैसे अपने पास एक वॉल नहीं होती, ब्रिक मेसनरी की वॉल, तो जिसमें आपको अलग अलग जो लाइनें दिखाई दे रही है, वो क्या है? वो बेडिंग प्लेन है। क्यों? क्योंकि हर लेयर के ऊपर एक ऊपर वाला ब्रिक आ रहा है ना। तुम जैसा क्यों प्रिंस बेटा, 4 बजे 6 बजे 7 बजे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बैच ही तो टाइम बिगड़ेगा, कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो वैसा कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। मॉर्निंग में नहीं होगा, टाइमिंग सेम रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स।
इसमें अपने पास क्या होता है, इसमें अपने पास कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, फिर यहां पे कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर यहां पे कुछ ऐसे, और फिर यहां पे कुछ ऐसे, और फिर यहां पे कुछ ऐसे। तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी लेयर कहां पे जा रही है। एग्जाम्पल बताया ना, तुम कहां आगे, ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो बताओ सेडिमेंट्री में कौन कौन सी रॉक्स थी, वो सारे इसके एग्जाम्पल है, वो सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है भाई आर के, वो सारे क्या हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन सारे ही, ठीक है। हाँ चलो, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इसमें कोई अपने पास लेयर अलग अलग नहीं होती, इनको हम आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ क्लीवेज डिफाइन ही नहीं है कि कौन सा होता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ igneous rock, it is a type of igneous rocks, ओके, igneous rocks का टाइप होता है ये। दूसरी बात, यहां पर एंगल ऑफ क्लीवेज डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम इनको अलग अलग करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं these rocks don't show the, do not show the, do not show the any distinct layer, any distinct layer, so it cannot be easily, it cannot be easily split out, it cannot be easily split out, ओके हाँ, या फिर लिख देना डोंट शो एंगल ऑफ क्लीवेज, यहां पे हमें कोई एंगल ऑफ क्लीवेज या एंगल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन शो नहीं होता है। सर शूट है या शो, शो, भाई किसी को शूट नहीं करना है। हम कहाँ नहीं रहते, हम पटना में नहीं रहते, हम कहाँ रहते, राजस्थान में, तो कोई किसी को शूट नहीं करेगा, ठीक है, पटना में चलता है सब। यूपी में भी थोड़ा बहुत चल जाता, मिर्जापुर वहीं की है। चलो ठीक है, क्या लिखा है मंडावा, ये कहाँ पर है। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो आप लोग, शाबाश बेटा, योगिता अग्निहोत्री होगा मतलब, ठीक है। चलो बहुत सही, बना लिया, नोट कर लिया क्या। देवकरण का है, ज्यादा खुशी हो गई उसको, शायद पेपर ज्यादा सही चले गया उसका, फॉलो में नहीं संभाला, सोच रहा अब तो बस छुट्टी करना है, अब कुछ भी हो जाए कुछ दिन, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा टाइप का रोग जिसे हम क्या बोलते हैं, फोलिएटेड, फोलिएटेड रोग,
ये जो रोग्स होती है ना वो फोल्डिंग के अंदर होती है। कैसे होती है? फोल्ड करते हुए ऐसे। अरे यार ये तो चाउमीन के लच्छे जैसे लग रहे हैं, जैसे चाउमीन नहीं रहता ऐसा। ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कैसा होता है? ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से लेयर बन जाता है। ठीक है, हिंदी संतोष लिखो इसकी हिंदी। यह इग्नियस रॉक की जैसी दिखाई देती है। अनस्टेडिफाइड रॉक क्या लिखोगे? यह इग्नियस रॉक का टाइप होता है। मार्बल एंड क्वार्ट्ज भी स्ट्रेटिफाइड होते हैं क्या? मार्बल इसका तो कह नहीं सकते क्वार्ट्ज का, बट कहीं कहीं पर यूं लिखा हुआ आता है कि मार्बल इसी का टाइप है। लिखा आता है कि मार्बल इसी का टाइप है, जबकि मार्बल कौन सा होता है? मेटामॉर्फिक। बट बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, वो आपसे पूछ ले कि अनस्टेडिफाइड का कौन सा पार्ट है? मार्बल, वो कभी भी नहीं आता। तो मार्बल लिखवाया जाता है मेटामॉर्फिक में, मतलब यहां पे लिखवाया जाता है कि सारा की सारा मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? फोल्डेड होता है मार्बल को छोड़कर। ओके, वो यहां पे नहीं लिखना चाहिए, वो कहां लिखना चाहिए? वहां पर। क्योंकि हम क्या कहते हैं? यहां पे कहते हैं कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो फोल्डेड है एक को छोड़कर, जिसका नाम है मार्बल। बस ऐसा। ठीक है, घूम रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, बहुत तेजी से रिफ्रेश हो रहा है और घूमता जा रहा है। घूम रहा है और ये रिफ्रेश हो चुका, ये लो हो गया। ठीक है, चलो। तो फोल्डेड रॉक्स में क्या होता है कि ऐसे फोल्ड बने हुए होते हैं और यहां पे जो ये एंगल आता है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल निकल के आता है। यहां से एक एंगल निकल के आता है और यहां पर बोलते हैं इसको क्या? एंगल ऑफ क्लीवेज। एंगल ऑफ क्लीवेज। बट यहां पे होता क्या है? सिर्फ एक ही एंगल होता है। अगर आप इस फोल्ड का देखोगे तो भी थीटा नजर आएगा, और अगर इसके ऊपर भी कोई फोल्ड बना होगा ना, तो जो उसका एंगल बनेगा तो वो भी थीटा ही होगा। तो मतलब यहां पे कितने ही फोल्ड बने हो, उनको एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ क्लीवेज से निकाला जाता है। यहां पे कोई अलग अलग एंगल ऑफ क्लीवेज नहीं होता, जैसे स्ट्रेटिफाइड में नहीं था, जिस लेयर से निकालेंगे वहां पर बोलते हैं, बट यहां पर एक पर्टिकुलर एंगल से ही निकाला जाता है। इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? फोल्डेड बोलते हैं। ठीक है, हिमालय कौन सा रॉक्स है? हिमालय कौन सा रॉक्स है? पता नहीं हो, इतना तो हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते बेटा, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते सर। मैंने ये पढ़ा है था कि फोल्डेड रॉक को मेटाफोर कहते हैं, इस लेयर में बहुत बहुत क्या होती है? चिप्स की तरह। एक्सलेट यह सही है, गलत? फोल्डेड रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। हाँ, फोल्डेड को मेटामॉर्फिक कहते हैं, और इसमें लेयर बहुत पतली होती है चिप्स की तरह। इतना तो मैंने देखा नहीं, पर इसमें एक पर्टिकुलर लेयर की तरह होती है, उसको निकाल सकते हैं ऐसे, फोल्ड ऐसे। हाँ कह सकते हो, क्योंकि स्लेट इसका एग्जाम्पल है। और स्लेट को अगर हम देखते हैं ना तो तुमने स्लेट देखा है क्या? स्लेट देखा है जो तुम्हारा छत पे लगता है स्टोन, उसे स्लेट कहते हैं। हाँ, सिंगल डायरेक्शन में क्लीवेज होता है इसका। हाँ, तो वो फोल्डेड होती है, वो फोल्डेड ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? These rows are tendency to split out in the definite direction। ओके, और यह किसका टाइप होता है? इट इज ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, एक्सेप्ट मार्बल। ओके, याद रखना, ये स्टार कर लेना, एक्सेप्ट मार्बल। क्योंकि मार्बल को हम कैसा जब चेक करा तो हमें वो कैसा मिला? वो हमें अनस्टेडिफाइड मिला। जब हमने उसको चेक करा निकाल के तो हमें पता चला कि वो लेयर में नहीं था। वो किस में था? अलग अलग लेयर में नहीं था, वो इंटरमिक्स लेयर में था।
ठीक है, डिटेल में समझा दो सर। भाई इससे ज्यादा डिटेल में नहीं आता, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं आता। तुम कह सकते हो तो दोबारा बता सकता हूं, देख लो यहां से। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड के अंदर यह अलग अलग लेयर पे रखी होती है और जिस एंगल से ये निकाली जाती है अलग अलग लेयर में, उसे एंगल ऑफ क्लीवेज या एंगल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो मैंने यही लिखाया है कि यह सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है और यहां पर ये अलग अलग लेयर में दिखाई देती है, इस कारण से हम इनको इजीली से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल में ही था, तुम्हें नहीं आया होगा वो बात अलग है। फिर दूसरे में मैंने कहा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जहां पे हर लेयर एक दूसरे में इंटरमिक्स होती है। जब हमने इनको देखा तो जितना भी इग्नियस रॉक्स था उन सभी का स्ट्रक्चर हमें कैसे मिला, अनस्ट्रेटिफाइड। तो ये इंटरमिक्स होने के कारण से हम इन लेयर को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहां पर एंगल ऑफ क्लीवेज नहीं दिखता। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया होगा, बट मैंने ये डिटेल में ही बताया था। फिर तीसरा फोलिएटेड, मैंने कहा फोल्ड कुछ इस तरीके से बनते हैं जहां पे हर एक फोल्ड एक पर्टिकुलर एंगल पे बनता है और जितने भी फोल्ड है इन सबके बीच में जब एंगल देखते हैं तो सेम मिलता है। और ये जितना भी प्रॉपर्टी है वो हम सब में किस रॉक्स में मिला, मेटामॉर्फिक। जितना भी मेटामॉर्फिक रॉक देखा उन सभी के अंदर ऐसे फोल्ड बने हुए नजर आए और हमें यहां से पता लगा कि इनको सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल से निकाल सकते हैं, सिर्फ मार्बल को छोड़कर, क्योंकि मार्बल के अंदर इंटरमिक्सिंग लेयर थी जिसे हमने अनस्ट्रेटिफाइड कहा था। बता रहा हूं कि डिटेल में बताया तो तुम्हें नहीं आया वो बात अलग है। ठीक है, हाँ नहीं अलग अलग होता है धर्मेंद्र भाई, डिटेल में ही बताया है। ठीक है, चलो बना लिया। भाई सचिन को ग्रुप में ऐड कर देना, सचिन को ग्रुप में ऐड कर देना, बाकी लोग। ठीक है, चलो अब तीसरा क्लासिफिकेशन। जब हम बन गए इंजीनियर और इंजीनियर बनते ही हम कहाँ गए थे, लैब के अंदर। और कौन से लैब में गए थे, केमिस्ट्री लैब में। कुछ नहीं आया वो बात अलग है। ठीक है, तो वहां पर जाके हमने क्या करने लगे, स्टोन को लेकर केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे सभ्य इंसान थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या बोलते हैं, सिलिशियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स मतलब सिलिशियस रॉक्स क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो डोमिनेटिंग केमिकल होता है ना, डोमिनेटिंग केमिकल जो होता है ना, उसका नाम है ना यह था सिलिका। डोमिनेटिंग केमिकल का नाम क्या था, सिलिका। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, सिलिशियस रॉक्स। अब कौन कौन सी रॉक्स होती है जिसमें सिलिका पाया जाता है, ग्रेनाइट देखा है, मैंने नहीं देखा, इसी का होता है। ठीक है, हाँ, और ग्रेनाइट से ही क्या बनता है, नीज बनता है, तो नीज में भी यही मिलेगा। ठीक है, हाँ। फिर सैंडस्टोन देखा है, मैंने नहीं देखा, उसमें यही होता है। पर सैंडस्टोन से बनता है क्या, क्वार्ट्जराइट, तो उसके अंदर भी यही होगा। ठीक है, फिर बेसाल्ट हो, ट्रैप क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्टोन। अगर कहे कि किस स्टोन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है तो आंसर होता है क्या, ट्रैप। क्या होता है,
ट्रैप। फिर और बात करें कि सर और बता दो, तो इनके अलावा भी हम बात करें, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट ट्रैप हो गया, तो सैंडस्टोन हो गया 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, इतना पढ़ लो। चलो आगे चलते हैं। बना लिया? एक पेपर में पता है क्या आया, स्टूडेंट कंफ्यूज तो नहीं हुए थे? ठीक है, चलो इसको बोल दिया, इसको कहा था उन्होंने, इसको कह दिया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। मुझे नहीं लगता कि तुम कंफ्यूज होंगे। फिर एक बार कह दिया इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम जानवर से कब इंजीनियर बन गए। नहीं, जैसे जियोलॉजिकल हम जानवर थे, फिर थोड़ा फिजिकल वाले में हम थोड़ा देखने लग गए, है ना, फिर अपने पास क्या हो गया, केमिकल। जब हम इंजीनियर बन चुके थे तो केमिकल ही करता है इंजीनियरिंग। ठीक है, हाँ सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो स्लेट की होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। कौन बोला ये चीज, कौन बोला तुमसे, सच बताना कौन बोला? मैं तो नहीं बोला। नहीं होती है बेटा, नहीं होती है। पहले होती है ट्रैप की मैक्सिमम, फिर होती है नीस की, फिर होती है अपने ग्रेनाइट की, है ना, उनकी होती है ना। मैं बाकी आपको एक साथ लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, कंक्रीट में कौन सा करते हैं? कंक्रीट में क्यों करोगे, तुम कहां चल जाते हो, तुम वापस आओ। तुम चाय पीते रहा करो थोड़ी थोड़ी देर में, तुमसे कितनी बार कहा है, और ज्यादा आए तो तुम्हें पता है ना। चलो, सिलियसियस की एक बात मैंने तुमसे कही थी कि इसकी टेम्परेचर रजिस्टिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तुम्हें अगर याद हो तो। याद है या नहीं है? याद है या नहीं है? तुम क्या होगे, याद है। इस कारण से हार्ड स्टोन यहीं से निकलते हैं और ड्यूरेबल स्टोन भी यहीं से ही निकलते हैं। ड्यूरेबल और हार्ड स्टोन इसी टाइप से निकलते हैं, जिसमें सिलिसियस का कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि हैवी टेम्परेचर को ये रोक सकती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकंड का। सर अरे भाई तुम चाय नहीं पीते इसलिए तुमने सेव कह दिया। चाय में जो बात है ना, तुम्हें नहीं पता। चाय कभी भी पिला दो, तुम नहीं समझोगे रे यार। तुम वही कहते हो, एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते, एक हिंदी मीडियम वाले। तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो, तुम सेब लेकर खाते हो। ठीक है, कैलकेरियस रोग्स, कैलकेरियस रोग्स, कैलकेरियस रोग्स के अंदर अगर बात करें तो अपने पास जो डोमिनेटिंग केमिकल होता है या डोमिनेटिंग कंपाउंड होता है, वह अपने पास कौन सा होगा, वह होगा कैल्शियम। ठीक है, वह कौन सा होगा, वह होगा अपने पास कैल्शियम। ठीक है, या फिर कह देंगे अपने पास क्या होगा, वह होगा लाइम। ठीक है, या फिर हम कौन सा बोल देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों में से आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं तो फिर चाय तो मान ले सही है थड़ी पे बैठकर। ठीक है, हाँ चलो फिर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो अपने पास हो जाता है क्या, लाइम स्टोन, फिर हो जाता है अपने पास जिप्सम। ठीक है, फिर अपने पास जाता है अपने पास चोक, फिर अपने पास हो जाता है क्या, कंकर, और कंकर, मार्बल और डोलामाइट। ठीक है, लाइमस्टोन, मार्बल, डोलामाइट, जिप्सम हो गया। चलो बैक। संतोष कहाँ पे हो तुम, है संतोष, कहाँ पर हो, कहाँ खोए हुए हो? मुझे लग रहा है तुम बैठे यहाँ पर हो पर सोच कहीं और रहे हो। स्लेट और लेटराइट किसका एग्जाम्पल है, वो जो बच गया उसका।
जिसका बच गया उसका क्या बच गया है भाई योगिता, क्या बच गया बताओ, हो गया। चलो अब कौन सा बच गया, आर्गिलेसियस रोक्स, डोमिनेटिंग कंपाउंड। यहां पर बात करते हैं डोमिनेटिंग कंपाउंड या फिर डोमिनेटिंग केमिकल, डोमिनेटिंग कंपाउंड या फिर बोल देगा केमिकल। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इसमें लिख सकते हो तुम एल्यूमिना, क्या लिख दोगे एल्यूमिना, या फिर बोल देगा क्ले। ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, एक ही होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक आपके पास होता है लेटराइट, ठीक है, एक अपने पास होता है क्योलिन और एक अपने पास होता है स्लेट। ये सारे इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। पीछे करें तो ऐसे कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, एक जना बोल दा करो बैक, तुम तो सभी ऐसे अच्छा तुम एक ही हो क्या, अच्छा 10 बार मैसेज तुमने एक नहीं कर दिए, ओहो। अच्छा मनोज जांगिड, तुम अभी भी हो क्या, है भाई मनोज, अभी भी पढ़ रहे, बना लिया। सर आप इरिगेशन पढ़ा दो हमको, जो दूसरे ने पढ़ाया समझ नहीं आया, ऐसा थोड़ी ना होता यार। सर धरती पर से लाइव है, उत्तराखंड से लाइव है, हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। हाँ अब कैसे बताए, अलग अलग चीजें पाती हैं, कोई अलग कहता है कोई अलग कहता है। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ एक बार, है ना, फिर देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उसका, ठीक है। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, फिर बताना कि क्या करना है उसका, है ना, ठीक है। चलो हो गया। क्या चक्कर है, नेटवर्क नहीं आ रहे, वो दिखेंगे नहीं तो तुम समझोगे नहीं। ठीक है चलो, जब कनेक्ट हो जाएगा तब देखेंगे, ठीक है। अभी कनेक्शन आ नहीं रहे हमारे, हाँ अभी आ नहीं रहे, जब आएंगे फिर देख लेंगे, ठीक है। चलो
ठीक है। हाँ, इस लेटेराइट को जब डिकम्पोज होते हैं ना, ये जब ये डिकम्पोज होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं किसमें, सिंगल्स में। सिंगल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल स्टोन पेबल्स होते हैं। ये आपने कभी एक्वेरियम देखा है जहां पे हम मछलियां रखते हैं, पानी का एक छोटा सा एक्वेरियम जिसमें हम मछलियां रखते हैं, याद है, देखा ना, उसमें रंग बिरंगे से आपने स्टोन देखे हैं, कलरफुल से स्टोन देखे आप सभी ने, देखे ना, उन्हीं को ही सिंगल्स कहते हैं, जो लेटेराइट के डिकम्पोज होने के कारण से छोटे छोटे पीस में बन जाते हैं, अलग अलग कलर में अवेलेबल होते हैं, उनको ही हम स्टोन पेबल्स कहते हैं, स्मॉल स्टोन पेबल्स कहते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, वाटर बाउंड बबल्स, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बात याद रखना, स्टोन पेबल्स कह दे, वाटर बाउंड पेबल्स कह दे, एक ही बात है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो यही रहता है। ठीक है, चलो, लेटेराइट के डिकम्पोज होने से बनते हैं, इन्हीं को वाटर बाउंड कहते हैं, स्टोन पेबल्स भी इनको ही कहते हैं, और अपने पास सिंगल्स भी इन्हीं को कहते हैं, कलरफुल स्टोन्स होते हैं जो अपने पास मछली रखते हैं उसके अंदर। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा जब नेट चल जाएगा, टेंशन ना लेना अभी। ठीक है, हो गए ये तीनों, हाँ तीनों हो गए। अब इसके बारे में बात करते हैं, टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से टेस्ट फॉर स्टोन। ठीक है, बात करते हैं किसका, टेस्ट फॉर स्टोन। देखो यहाँ का खासियत पता है स्टोन का क्या है, यहाँ से जो टेस्ट होता है ना, वो तुम नॉलेज के लिए याद रखो, पेपर में कभी भी टेस्ट नहीं आते, पर जो टेस्ट का डाटा है ना, वो हर एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें टेस्ट बताऊंगा जरूर, बट तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी टेस्ट पढ़ के नहीं जाने, तुम्हें क्या पढ़ के जाना है, मात्र उसके डाटा। ठीक है, डाटा याद रखना है, जो मैं बताता जा रहा हूं प्रोसीजर तुम्हें याद नहीं रखना है, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, कलर भी अपने आप ही अलग अलग होते हैं क्या बेटा, जो लेटेराइट होते हैं ना, ये लेटेराइट स्टोन अलग अलग कलर के होते हैं, जब ये टूटता है तो ये कलर भी अलग अलग देगा, नहीं ऐसा रहता है। ठीक है। हाँ, आपसे बात करनी थी, कॉल कर सकते हैं, हाँ शाम को कर लेना, तुम्हारे लिए तो है, कर लेना शाम को कॉल। ठीक है, चलो पहला, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमने भी की थी, अरे होता है, कभी कभी बिजी रहते हैं, उठा लेते हैं कॉल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो एसिड टेस्ट 6 बजे, 7 बजे पूजा का टाइम होता है, कोई फ्री रहते हैं। ठीक है, चलो 7 बजे करना एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट अपने पास क्या होता है, सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि एसिड टेस्ट स्टोन में क्यों किया जाता है। ठीक है, 7 बजे करना। सबसे पहला तो आंसर होगा टू चेक द वेदरिंग क्वालिटी, टू चेक द वेदरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोन, वेदरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोन। तो आंसर आ रखा है बार बार वेदरिंग क्वालिटी के लिए। ठीक है, हाँ वेदरिंग क्वालिटी के लिए। अब बात ये करते कैसे, मैंने आपको एक एसिड टेस्ट लाइम में भी बताया था, जहां लाइम के लिए परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करते हैं, सेम बात यहां पे करते हैं, सेम बात, सेम प्रोसीजर होता है। बस बात क्या है, जब लाइम के लिए करते हैं तो परसेंटेज ऑफ लाइम स्टोन निकाला जाता है, बाकी स्टोन के लिए करते हैं तो वहां से उसका वेदरिंग पता चल जाता है। ठीक है, टू चेक प्रेजेंस ऑफ COC3 एंड वेदरिंग, बिल्कुल सही। डिपेंड ऑन स्टोन, लाइम स्टोन पे करेंगे तो COC3 के लिए, और बाकी स्टोन के लिए करते हैं तो वेदरिंग के लिए होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुमने एक स्टोन लेना है। ठीक है, तुम्हें एक स्टोन लेना है ऐसा, बिल्कुल अच्छा, वेल, अरे यार तुम पता नहीं कहां से आ जाते हो, तुम्हें ले, हाँ वेल साइज स्टोन, वेल साइज स्टोन लेना है तुम्हें, बिल्कुल ऐसा स्टोन जिसका साइज बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल शार्प कट हो। ठीक है, इसके बाद तुम जाना कहां पर, तुम तो अपने घर पे रहना, ये इसको लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद
ये रहा टैंक, ये रहा टैंक, है ना। इस टैंक में केमिकल डाल दो, इस टैंक में केमिकल डाल दो, डाल दिया, डाल दो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये केमिकल डाल दिया। केमिकल का नाम क्या है? यहाँ पर जो ये केमिकल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू चेक प्रेजेंस ऑफ, हाँ ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल देते हैं और इस स्टोन को उठा के इस सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। रख दिया क्या? रख दो, ये रहा, है ना, ये रहा यहाँ पर, ओके, रख दिया। अब कितने दिनों के बाद निकालना है? 7 दिनों के बाद तुम्हें इसको बाहर निकालना है। 7 दिनों के बाद तुम्हें यहां से इसको बाहर निकालना है। कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन। तो आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज हमें चेक करना है कि जो स्टोन हमने लिया था, जो स्टोन हमने लिया था, क्या उसका शेप और साइज वही है जो पहले जैसा था? अगर शेप और साइज पहले जैसा है तो इसका वेदरिंग क्वालिटी अच्छा है, और अगर इसके शेप और साइज पहले से अगर चेंज हुआ है तो इसका वेदरिंग क्वालिटी अच्छा नहीं है। समझ गए भाई? होता क्या है कि जब हम स्टोन को आउटर सरफेस पे यूज करते हैं ना, तो हवा, पानी, धूप, तूफान सब कुछ कौन झेलता है? ये स्टोन ही झेलता है, और हमें अंदर क्या रखता है? सेफ। अगर मान के चलो बरसात आया, बरसात के बाद हैंड टू हैंड धूप आया और टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, क्रैक्स पड़ गया, तो क्रैक्स पड़ गया, फिर पानी आएगा तो पानी सीप करता हुआ अंदर आएगा, अंदर आके सीलन हो जाएगा, अंदर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो मतलब सब कुछ डिपेंड करता है कि इनका वेदरिंग क्वालिटी कैसा है। वेदरिंग क्वालिटी अच्छा है तो आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल रहेगा, अदरवाइज ये गिर जाएगा, अदरवाइज ये गिर जाएगा। समझ गए? तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, ठीक है, it will be same as, it will be same as, will be remain as same size then its weathering quality is good, otherwise rejected। ठीक है, तो तुम्हारे पेपर में 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, क्यों करते हैं ऐसे टेस्ट? वेदरिंग क्वालिटी के लिए। दूसरा क्वेश्चन, एसिड टेस्ट में किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खत्म। सिर्फ 2 चीज याद रखना, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना है। सच बता रहे हैं, तुम्हें उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, तुम्हारी कसम, सच कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, बैक करें, ये लो, बैक कर दिया। सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम बोलो ना क्या करना है, सब कुछ तुम्हारा है। बना लिया क्या है भाई? बना लिया? चले आगे चलें। हमारा है तो भेज दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो है ही मेरा। तो तुम्हारा मेरा बात एक ही है, ठीक है? तो वो मेरे पास है, तुम्हारे पास है, एक ही बात है, ठीक है? चलो,
बना लिया, बना लिया। चलो दूसरा, इसे बोलते हैं एट्रिशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? एट्रिशन टेस्ट। 5 स्टार कर दो। कंफ्यूजन और डाटा से रिलेटेड बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, स्टोन को उस एसिड के अंदर डाल देना है, ठीक है? वो अपना आप काम कर लेगा, तुम मत सोचो इसके बारे में, ठीक है? यह किस लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू फाइंड द रेट ऑफ वियर, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। भाई 5 स्टार कर दो इसको, इसको 5 स्टार कर दो। सच बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ वियर एंड टियर नहीं, सिर्फ परसेंटेज ऑफ वियर, परसेंटेज ऑफ वियर। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टोन ही नहीं डालते, सॉरी स्टोन डालते हैं, यहाँ पे स्टिल बॉल नहीं डालते, ठीक है? सिर्फ परसेंटेज ऑफ वियर, ठीक है? हाँ, अब कैसे करते हैं? हाँ ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसकी। यहाँ पर सबसे पहले 60 mm सिर्फ से स्टोन को पास करना है। ये लो पास कर दिया। नीचे रखना है क्या? परात। परात में वेट ले लो स्टोन का जो 60 mm से पास हो रहे हैं, और इनका इनिशियल वेट लेना चाहिए कितना? 5 kg। कितना लेना चाहिए? 5 kg। जब दो स्टोन के बीच में इस तरीके से रबिंग होती है, ठीक है? जब स्टोन के बीच में, ठीक है, रबिंग, रबिंग मतलब होता है रगड़ना, रबिंग या फिर फ्रिक्शन, रबिंग या फ्रिक्शन या रगड़ना बिटवीन दी एग्रीगेट, तो उसे कहते हैं वियर। ओके भाई, नाम क्या है? संतोष बेटा, ठीक है? हाँ चलो, तो पता नहीं लड़की भी हो सकता है, बट हम संतोष मान के चलते हैं, ठीक है भाई? ऐसे दिल पे मत लेना कहीं तुम ऐसे कुछ क्या हो बाद में। तो यहां से स्टोन को ऐसे अपरेटस में रख दो। एक बार हुआ था, पता नहीं क्या नाम था, बाद में कहता है सौम्या करके नाम था, हम उसको सोच रहे कि लड़की था। पटना वाले बैच में, पटना और रांची वाले बैच में पढ़ा रहे जब जून में, नाम था सौम्या कुछ करके। हम बार बार कह रहे ठीक है भाई समझ में आ रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना ऐसे ऐसे। तो बाद में कहते सर मैं लड़का हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले नहीं सर आप बार बार लड़की क्यों तुम करती हो ऐसे कह रहा था मैं। भाई तुम्हारा आंसर गलत है, ऐसे कुछ कह रहे थे, तो हो गया था, ठीक है? तो नाम में कुछ नहीं रखा है तो टेंशन ना लेना, ठीक है? तुम अपनी जगह पे रहो। इस तरीके से अपरेटस रहता है। अब तुमने देखा होगा, सही है, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। तिरछा कैसे बनता है? इसको घुमाना नहीं आता। चलो घुमाते हैं इसको, है ना? ऐसे 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 ऐसे, फिर 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 ऐसे। इस तरीके से ड्रम होते हैं, ठीक है? हाँ, इस तरह से ड्रम होते हैं, और ये जनरली अपने पास 30 डिग्री के ऊपर इनको टिल्ट करवा दिया जाता है, ठीक है? टिल्ट क्यों करवाते हैं मैं बताऊंगा अभी। इन स्टोन को ना इन तीनों में डाल दो, इन स्टोन को इन तीनों में डाल दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी आ रहा होगा डाल देना, ठीक है? तो इस मशीन का नाम है, इस ऑपरेटर्स का नाम, ठीक है, बार बार आता है याद रखना। ऑपरेटर्स का नाम है डोरी। जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर ही नाम रखा हुआ है, डोरी नहीं डेवल है। नाम क्या है? डेवल ऑपरेशन, डेवल एट्रेशन मशीन,
ठीक है, हाँ इसमें कंफ्यूजन बहुत चलता है, ठीक है, तिरछा बन गया, समझ जाना। डेवल एडिशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। अब यहां पर ये होता है क्या, इसके अंदर नंबर ऑफ रोटेशन करवाए जाते हैं 1000, और एक रोटेशन 1 मिनट में कितने करवाए जाते हैं 30। वहां पे 30 से 33 थे, यहाँ पे 30 रहते हैं, ठीक है। जैसे ही अपने पास टोटल रोटेशन 1000 हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो सैंपल है, ठीक है, इनमें जो सैंपल है उनको पास करवाया जाता है, ठीक है। इन सैंपल को पास करवाया जाता है 1.5 mm सिर्फ से, 1.5 mm सिर्फ से पास करवाया जाता है, और जो भी यहां से पास हो जाता है ना, उसका वेट ले लिया जाता है, जिसको हमने क्या कह दिया W2, जिसको हमने क्या कह दिया W2, ठीक है। ये W1 है, और जो पास हो गए उसका वेट हमने कितना कह दिया W2। अब हम निकालते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ वियर। वियर का मतलब होता है कि कितना स्टोन है जो इस तरीके से रगड़ रगड़ के टूट चुका है, तो कितना है उसका वेट W2। कितना वेट लिया था इनिशियल W1, और यह अपने पास कितना है परसेंटेज के लिए 100। अगर इनका रेट ऑफ वियर 3% से कम आ रहा है, 3% से कम आ रहा है, तो हम कहते हैं कि यह जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वेरी गुड स्टोन। और ऐसे ही स्टोन को यूज करना चाहिए कहां पर, यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। यह क्वेश्चन भी आ रखा है कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ वियर कितने से कम होना चाहिए, तो आंसर होता है 3। तो अगर हमें 3% नहीं भी मिलता तो हम 3% से काम चला लेते हैं, बट क्या कहते हैं, जस्ट गुड। जस्ट गुड मतलब क्या कहते हैं, मुझे तो हीरोइन चाहिए, कहते हैं कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, गवर्नमेंट भी नहीं मिला तो हम PSU से काम चला लेते हैं, ये वो वाली बात है, ठीक है। जस्ट गुड इसको भी हम यूज कर सकते हैं, पर जब यह रेट ऑफ वियर 3% से ज्यादा हो जाता है तो स्टोन को कर दिया जाता है क्या, रिजेक्टेड। क्या कर दिया जाता है, रिजेक्टेड कर दिया जाता है, ठीक है, हाँ। चलो समझे, एक तो इसको स्टार कर लो, मशीन डेवल। एक का नाम याद रखो, एक का नाम याद रखो कि रेट ऑफ वियर डेवल से निकालते हैं, तो हार्डनेस किससे निकालोगे, डोरी से, ठीक है, सॉरी अब्रेशन किससे निकालोगे, डोरी से, और हार्डनेस निकालोगे डोरी से, और अब्रेशन निकालोगे हार्डनेस से। ये तीनों का कंफ्यूजन, जब ये तीनों टेस्ट हो जाएंगे ना, तो मैं तीनों को एक टेबल बनवा के करवा दूंगा कि जहां स्टूडेंट का कंफ्यूजन होकर आंसर गलत होता है ना, तुम्हारा गलत नहीं होगा। किशन लास्ट में बता दूंगा बेटा, लास्ट में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 4 किलो भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 30 क्या है, रोटेशन पर मिनट। इनका रोटेशन कराया जाता है, कैसे होता है, वो नहीं देखा क्या, वो गन्ने का जूस वाला मशीन आता है, वो ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे घूमता था, ऐसे 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 ऐसे। तो सेम यही होता है, ये मशीन से कनेक्ट होता है, जैसे स्टार्ट करवाया जाता है ना, तो ये कैसे घूमना रहता है, ऐसे 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 रोटेशन होने लगता है। तो 1 मिनट में कितने घूमने चाहिए, 30 बार, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और कितने होने चाहिए टोटल, 1000। बना लिया क्या,
बना लिया कि भाई जल्दी बताओ, तुम तो बहुत धीरे नोट करते। मॉडिफाइड करेंगे लकी, इसको मॉडिफाइड करेंगे बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। मॉडिफाइड करके फिर बताएंगे इसको अच्छे से, टेंशन ना लो तुम। अब चलते हैं वापस अपने टॉलरेबल अगर लिमिट कहता है ना, टॉलरेबल लिमिट अगर कहता है तो भी यही होती है, टॉलरेबल। ओके, याद रखना सर, गोवा में वैकेंसी है बहुत, वहाँ पे लैंग्वेज आनी चाहिए क्या? हाँ, गोवा वाली भर दो, बहुत अच्छा है। पेपर देने जाना, सिलेक्शन ना हो तो भी वहाँ 4-5 दिन रुक के आना, बहुत अच्छी बात है, भर दो भर दो, बहुत अच्छी बात। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, सही है। किसने कहा वहां मन नहीं लगेगा? बहुत अच्छा मन लगता है, पूरी जिंदगी भर रुक सकते हैं वहां पर, ठीक है। चलो, पता नहीं कहाँ से आते हैं, मन नहीं लगेगा, अरे बहुत अच्छा मन लगता है यार। देखो ये तो ना पूछ चुका है, बट पूछना नहीं चाहिए। ये हमें क्या बताता है? चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। वैसे तो नाम से पता चल रहा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वैसे तो इसको एक नाम से और भी पूछ लेता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। क्रशिंग बोले, कंप्रेसिव बोले, बात अपने पास एक ही है, तुम कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले 40 mm के 3 क्यूब ले लो, 40 mm के 3 क्यूब को ले लो, ठीक है। कितना mm क्यूब है? 40 mm। कितना mm है? 40 mm। क्यूब का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक डायमेंशन 40 बता रहा हूं तो इसका हर साइड कितना होगा? 40 ही होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में इन्हें, इसके बाद में इन्हें पानी में डुबो दो, ठीक है। ये है पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, बहुत अच्छा पानी है, ठीक है। ये लो, साफ पानी में डुबोना है, ऐसा ना हो कहीं नमक वाले पानी में डुबो दो। ये रहा, ये रहा और ये रहा, डुबा दो, ठीक है। 1 2 और ये रहे 3, पानी में डुबो दिया। उसके 72 घंटे के बाद में, ठीक है, कितने घंटे के बाद में? 3 दिनों के बाद में, आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे के बाद में इसको लेके जाना है कहाँ पर? सीटीएम मशीन पर, सीटीएम मशीन पर। एक स्टोन लिया, एक स्टोन लिया, लोडिंग लगा दिया, लोडिंग लगा दिया कहाँ पर? सीटीएम पर। मैंने आपको यहाँ पर बोला है क्या कि यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है, यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। किस टॉपिक क्या है?
क्या चल रहा है भाई ये? अरे क्या चल रहा है, किसी को पता है? नहीं पता? और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में मैंने लिखवाया ही क्या था कि जो मैं यहां पर 5 मिनट तक रुकता रहूं। मैंने यहां पे क्या ऐसा लिखवा दिया था कि जो मुझे यहां पर तुम्हें 4 या 5 मिनट देना पड़े? है भाई दिव्यांश? बताओ भाई, मैंने यहां पे क्या लिखवाया ऐसा? कुछ लिखवाया था ऐसा कि जो मैं अगर नहीं लिखवाता तो तुम देख सको? पहले में भी तो यह है, तुम्हें लिखने का टाइम नहीं दिया था। चलो जैसा तुम क्या हो, नहीं दे रहे टाइम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार से दे देंगे। सीटीएम मशीन पर जब हम इसको अगर स्ट्रेंथ बोल रहे हैं तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि किस रेट ऑफ लोडिंग को रोकेगा। किस रेट ऑफ लोडिंग को रोकेगा? ग्रेजुअली स्ट्रेंथ को, मतलब ग्रेजुअली लोडिंग को रोकेगा ना। तो ग्रेजुअली लोडिंग यहाँ पे लगाएंगे जो कितना होता है 13.72 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। रेट ऑफ लोडिंग मैं 3 बता चुका हूं। पहला बताया था सीमेंट में, कंप्रेसिव में 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, फिर बताया ब्रिक में जो था 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, फिर सीमेंट के टेंसाइल स्ट्रेंथ में 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, और यहां पर ये रहा 13.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। इस रेट ऑफ लोडिंग से लगाते हैं, इन तीनों का एवरेज लेते हैं, और एवरेज में डेविएशन कितने का हो सकता है? इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से और अपने पास वहां से डेविएशन कितने का हो सकता है? जल्दी से बताओ कितना हो सकता है डेविएशन? 5 नहीं, 15%। 15%। अरे डेविएशन स्ट्रेंथ का 15% होता है, ठीक है। कहां बताएंगे? कंक्रीट में, क्योंकि कंक्रीट में तुमने पढ़ा था आरसीसी में, तुम्हें अगर याद हो तो, नहीं पढ़ा वो बात अलग है, ठीक है। चलो इसको बना लो, बहुत टाइम है, बनाओ इसको अच्छे से। और जो भी वैल्यू आती है वह क्या क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, ठीक है, जहां पे वो ब्रेक हो जाएगा। लोडिंग लगने पर जहां पे इसमें क्रैक्स या टूटे, वहां पर उस वैल्यू को क्या कह देंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। तीनों का करेंगे, हाँ बेटा तीनों का करेंगे और उसका एवरेज लेंगे। तीनों का ऐसे ही करा जाता है और तीनों का एवरेज लिया जाता है, और जो एवरेज आता है उसे कहा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। ठीक है सरफराज? ठीक है भाई? हाँ तो बोल दो, हाँ बोलो हाँ। हाँ अच्छा लगता है। चलो बना लिया क्या? देखो 3 डब्बे यहां, ओके हाँ। यूटीएम पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीटीएम यूटीएम कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है
लिया क्या? एसिड वाला देखो, एसिड वाले में होता ऐसा क्या है, दो बातें याद रखनी है कि सबसे पहले ये वेदरिंग क्वालिटी के लिए किया जाता है। ओके, स्टोन की वेदरिंग क्वालिटी मतलब एटमॉस्फेयर जो इफेक्ट हो रहे हैं स्टोन पर, उस कारण से इस पे कोई डैमेज होगा या नहीं होगा। तो क्या किया जाता है, वेल साइज स्टोन को सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सॉल्यूशन किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। 7 दिन के बाद देखेंगे कि अगर इसका साइज पहले जैसा है तो इसका क्वालिटी कैसा है? अच्छा है। अगर उसमें के साइज में कोई यहां से खराब हो गया, यहां से खराब हो गया, यहां से मिट्टी उतर रहा है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, कह देंगे क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है भाई दिव्यांश, चलो जी लो तुम्हारी जिंदगी। बना लिया क्या? ये बना लिया? ये वाला बना लिया कि सभी ने? जल्दी से हाँ हाँ बोल दो। हाँ 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 हाँ, सभी जितने भी लोग हो सब बोल दो। हाँ हाँ बोल दो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करके, यह है क्वेश्चन तो इतनी बार आया, इतनी बार आया, मैं क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं पा रहा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कहता है कितने से ज्यादा होना चाहिए, तो 100 न्यूटन पर mm² से ज्यादा होना चाहिए। ओके, यह है क्वेश्चन, बार बार आया है। ठीक है, हाँ यहां पर इसको 5 स्टार कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन कितनी बार आया है? 5 बार आया है, तो 5 स्टार कर दोगे। अब कुछ स्टोन ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ वो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो हम उनको एक स्पेसिफाई कर देते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो तुम लिख लोगे वो चीज, मुझे पता है, लिख लेना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर mm² से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा लिख लो। ठीक है, लिख लोगे? हाँ बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, शाबाश। चलो, तो यहां पर हम लिखेंगे अपने पास टाइप ऑफ स्टोन, टाइप्स ऑफ स्टोन। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि किस में है? न्यूटन पर mm² में। ठीक है, क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा हूं मैं यहां पर। ओके, बैक। अरे भाई कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र, लिख लोगे? मैं टेबल बना लेता हूं बेटा, जब तक मैं टेबल बना लेता हूं। सब 3 बार पूछा गया है तो 3 स्टार। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है? ट्रैप का। किस सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है? तो आंसर करेंगे ट्रैप का। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपकी बात मान ली, पर सर कितना होता है ये भी तो बता दो। नहीं, चलो, तो इसका होता है 350 से लेकर 380 न्यूटन पर mm²। ठीक है, फिर दूसरा, अगर दूसरा क्वेश्चन एक बार ही आया है, क्वेश्चन था कि किस स्टोन का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, पर बात क्या है? ऑप्शन में ट्रैप नहीं था। जब ट्रैप नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? नीज होगा। क्या होगा? नीज होगा। और इसका होता है 206 से लेकर 370 न्यूटन पर mm²। ठीक है, याद रखना, ट्रैप ऑप्शन में है तो आंसर ट्रैप होगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। ट्रैप नहीं है तो तुम यहां पर जा सकते हो, अदरवाइज कहीं पे गए तो पाप लगेगा तुम्हें, वो भी घंघोर वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा लो लकी तुम्हारा स्लेट। स्लेट जब आया होगा तो तुम्हें ऑप्शन में क्या नहीं मिला होगा? 75 से 207। 75 से 207 कितना रेंज आ गया? 125 का। ठीक है, फिर एक स्टोन का और याद रख लो, चौथे का ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट के क्वेश्चन को ना 5 स्टार कर दो। सबसे फेमस, देखो पहला क्वेश्चन, ग्रेनाइट फेमस कहां का है? तो आंसर है जयपुर। पहला क्वेश्चन जो आ रखा है,
ग्रेनाइट का पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आ रखा है इसका स्ट्रेंथ से, जो कि कितनी होती है, यह होती है 75 से 125 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सबसे फेमस कहां का है, जयपुर का। दूसरा क्वेश्चन कितना होता है, 75 से 125। तीसरा क्वेश्चन इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तीसरा क्वेश्चन आया है इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से, जो 2.6 से 2.7 होता है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी है ना, 7 से 8 है, 7 से 8, 7 से 8 ये रहा। और चौथा क्वेश्चन ग्रेनाइट से, किस स्टोन का मॉडुलस ऑफ क्या कहते हैं अल्फा को, जल्दी से बताओ अल्फा को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ थर्मल कोफिशिएंट। सैंडस्टोन का और नहीं आया है, यही आया है, ठीक है। और पूछा किस स्टोन का थर्मल कोफिशिएंट माइल्ड स्टील के बराबर होता है, माइल्ड स्टील के बराबर होता है। ये रहा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इस टेबल से 4 क्वेश्चन ग्रेनाइट के खत्म हो जाएंगे। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, बिल्कुल सही, ठीक है। यह क्वेश्चन आ रखा है। और ठीक है, हो गया। चलो सैंडस्टोन का और बताते हैं। तुम्हें तो पता है हमारी टेबल घट सकती है, नहीं वो तो हमारे ऊपर है। चलो लिख लिए यहां तक लिख लिए, तो हम आगे बताएं सैंडस्टोन के बारे में। बोलो, बताए क्या आगे। ठीक है, हाँ चलो ये तुमने लिख लिया होगा। पांचवा सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का कितना होता है, सैंडस्टोन का होता है 64, ठीक है 64 है, 69 मत समझना, हम लिखते ही ऐसे हैं 64, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कि अगर मैं इस सैंडस्टोन को कंपैक्ट करता हूं तो इसका एक कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसका नाम क्या है। अगर मैं ग्रेनाइट सैंडस्टोन को कंपैक्ट कर देता हूं तो बहुत ज्यादा ग्रेनाइट का ही एग्रीगेट बनता है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछ लिया कि जो अगर हम बात करें बेस्ट एग्रीगेट की तो यह ग्रेनाइट से ही बनता है बेटा, ग्रेनाइट से बनता है। दूसरा क्वेश्चन आ रखा है कि जो अपने पास इनोर एग्रीगेट होता है, सैंड होती है, वो भी अपना इससे ही बनता है, वो भी अपना इससे ही बनता है, ठीक है। बेस्ट एग्रीगेट की बात करें तो इनोर सैंड, इनोर, और यह अपने पास यहाँ पे हो गया, ठीक है, इनोर सैंड होता है। हाँ, फाइन एग्रीगेट की बात करें तो इनोर सैंड होती है, जो कि किससे बनती है, ग्रेनाइट से बनती है, ठीक है। हाँ चलिए, तो सैंडस्टोन को जब कंपेक्ट किया जाता है तो इसका फायर रजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया है इसका टेक्सचर के बारे में पूछा भाई इसका टेक्सचर कैसा होता है। तो इसका टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर होता है कैसा, ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये कुछ क्वेश्चन आ रखे थे। और पेपर था किसका, अपना केरला का एई का पेपर, यही क्वेश्चन आया पेपर में। पता क्या था, 650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना कहानी समझे नहीं समझे भाई। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को केजी पर सेंटीमीटर में करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, बस। लोग सोच रहे होंगे अरे 650 कैसे हो गई, बेटा 650 होती थी, बस न्यूटन पर एमएम में बताया मैंने, ठीक है। हाँ, उसमें 650 दे रखा था ऑप्शन में,
दे रखा था 1000, 650, 1700, 2300, तो आंसर 650। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक और याद रख लो, है ना, एक और याद रख लो, लाइम स्टोन का और याद रख लो, लाइम स्टोन का 54, ये और लिख लो, बस खत्म। यहां पर इतना ही याद रख लो, ये छठा, क्योंकि देखो लाइम स्टोन का कभी आया नहीं है, बट ऐसा स्टोन है कि इनकी क्वालिटी है ना पूछ लेता है। ठीक है, 54 बस। अरे अगर 640 होता तो तुम 640 बताते, कंफ्यूजन कहां हुआ भाई? अगर वहां पे 640 होता, 650 होता तो तुम 640 करते। समझे नहीं समझे आर के भाई? तुम्हारे पास दो चीजें हैं और दोनों बहुत अच्छी हैं, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक सबसे घटिया और एक सबसे बढ़िया, तो तुम कंफ्यूज होंगे क्यों? समझ रहे हैं? ठीक है, चलो हो गया नोट, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो कर लिया क्या भाई? ठीक है, अच्छा यूनिट याद नहीं होती यार? मैं इतनी बार तुम्हें न्यूटन से एमएम में करना सिखा चुका, मुझे लगता नहीं कि तुम कभी भूल सकते हो। पता है, मैं एक चीज को इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ, बात यही है यहाँ पर। चौथा, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। बेसाल्ट की स्ट्रेंथ, बेसाल्ट की भी लिखोगे? लिख लो, 150 से 85 लिखना चाहते हो तो बेसाल्ट की भी लिख लो। चक्कर ये है, जितना बताता जाऊंगा तुम्हें उतनी चीज हार्ड लगने लग जाएगी। 175 से 185, ठीक है, 150 से, है ना, 150 से 185, ठीक है। हाँ, अच्छा है, लिमिटेड चीजें याद रखो, आ गया तो किस्मत। और अगर उसको पेपर हार्ड बनाना है ना, तो दो चीजों की ना लिमिट नहीं है, एक है टिम्बर और दूसरा है स्टोन। जब उसको पूछना होगा ना, वो तुमसे ऐसी जगह से पूछेगा तुम आंसर बता ही नहीं पाओगे। तो जितना आता है हमें उससे खुश रहो, क्योंकि अगर उसको स्टोन और टिम्बर में से अगर पूछना हुआ तो ये दो चीजें हैं जिनकी लिमिट नहीं है। नंबर्स ऑफ वैरायटी के स्टोन है, नंबर ऑफ वैरायटी के टिम्बर है। किसी का भी नाम देके कह देगा बताओ इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, तुम क्या कहोगे? हमें तो बताया नहीं सर ने। अरे मैं पूरा स्टोन कैसे बता सकता हूँ यार, समझो बात को, अनलिमिटेड है इसलिए। चलो, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, मुझे लगता नहीं बताना चाहिए। चलो, टू check the percentage of moisture in the stone, ठीक है। और जो मॉइस्चर होता है ना स्टोन में, उसे ना एक नाम कहते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पे सैप वाटर। स्टोन के अंदर पानी को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? सैप वाटर, ठीक है, लिख लिया।
हाँ तो बोल दो हाँ। सबसे पहले 30 mm क्यूब को प्रिपेयर करना है। इस क्यूब को गरम करना है, जिसमें टेम्परेचर तुम्हें 105 से 110 डिग्री रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा के टेम्परेचर पर इसके अंदर का जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो निकल जाएगा और इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। इस कारण से इतने ही टेम्परेचर पर इसको गर्म करना चाहिए। गर्म करने के बाद में हमें इसको पानी में डुबा देना चाहिए। पानी में डुबा देना चाहिए। कितना देर के लिए डुबाना है? तुम सभी को, अरे यार तुम कहाँ से निकल है? तुम सभी को पता है कितना टाइम के लिए डुबाना है इसको? जल्दी से बताओ, कितने टाइम के लिए डुबाना है? 24 घंटों के लिए या फिर 1 दिन के लिए। और फिर इस स्टोन के अंदर से क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, इसने कितना एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ का वेट होगा W2 और यहाँ का जो वेट होगा वह कितना होगा? W1। और W2 परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, जिसको हमने क्या कहा है स्टोन के अंदर? सैप वाटर। ठीक है, यह कैसे फाइंड करेंगे? W2 में से W1 माइनस कर दो और W1 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यह वैल्यू आपके पास 10% से ज़्यादा चल जाता है तो इसको हम कर देते हैं क्या? रिजेक्ट। याद रखना कि अगर स्टोन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 10% से ज़्यादा चले गया तो ऐसे स्टोन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अपने पास आता है कि अगर इसका वैल्यू 5% या उससे कम है तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है गुड बिल्डिंग स्टोन। ऐसा स्टोन जिसको हम बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं उसे गुड बिल्डिंग स्टोन कहते हैं, जिसका वैल्यू 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 5% या 5 से 10, 10 से ज्यादा पे रिजेक्ट। ये दो क्वेश्चन आते हैं पानी से, सिर्फ ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन आता है कितने मॉइस्चर कंटेंट पर पानी स्टोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है? तो आंसर क्या बोलोगे? 10%। अच्छे बिल्डिंग स्टोन के अंदर मॉइस्चर कितना होना चाहिए? तो आंसर 5%। ठीक है, ठीक है। हाँ बताया ना मैंने, क्वेश्चन बताया ना कैसे आएगा। अच्छे बिल्डिंग स्टोन में मॉइस्चर कितना होना चाहिए? जल्दी से बताओ। अगर तुमसे कहता है अच्छे बिल्डिंग स्टोन में कितना होना चाहिए मॉइस्चर, तो आंसर 5। कितने परसेंटेज पर स्टोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है? कितने मॉइस्चर कंटेंट पर स्टोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है? तो 10%। खत्म। बताओ कंफ्यूजन कहां पर है? क्यूब का साइज 3 mm, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 30 mm। वाटर कंटेन ऑफ स्टोन कितना? तो 5%। गुड अगर बोल रखा है और कुछ नहीं कह रखा गुड, तो 10 तक कर सकते हो, क्योंकि 10 से ज्यादा पे रिजेक्ट करते हो, 10 तक तो तुम ले ही सकते हो। ठीक है, गुड बिल्डिंग स्टोन पूछा होगा या गुड स्टोन कह रहा होगा या गुड क्वालिटी कह रहा होगा, कुछ ऐसे कहेगा वो। अरे धर्मेंद्र कहाँ करूं भाई बैक? मुझे ये बताओ करो स्लाइड कौन सी करनी है, क्योंकि मैं तो बैक करके बैठा हूं, क्योंकि मुझे तो यहां पर ये लिखवाना है। बेटा स्लाइड बताया करो। हाँ
सरफराज, ताजमहल बना दोगे स्टोन का? वो कैसे बनाओगे? स्टोन से ताजमहल बना दोगे क्या? तो बस फिर तो तुम क्यूब बना दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ताजमहल बना सकते हो स्टोन से तो मुझे जरूरत नहीं है बताने की कि क्यूब कैसे बनाओगे। धर्मेंद्र, नोट कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जब मैं कुछ बताता हूं तुम उसके पीछे चलते हो, पता नहीं कैसे करते हो तुम ये चीज। मुझे लगता है जब मैं लिखवाता हूं ना तुम कुछ, पता नहीं तुम क्या करते हो, बट कुछ तो करते हो। ऐसे चलेगा तो नींद आने लग जाएगी बाकी बच्चों को तो। पता नहीं जी कौन सा, हमको लगा कुछ और मिलाएंगे। क्या मिलाते हो तुम? अरे हम तो बढ़ा दे, बस तुम्हें समझ में भी तो आना चाहिए। हम तो बढ़ा दे पर तुम्हें कुछ आना तो चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट है अपने पास इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट हमें क्या बताता है? टू फाइंड द डेक्स क्वालिटी ऑफ स्टोन। मैं नहीं बताऊंगा, मैं थक गया बता बता के कि इम्पैक्ट करते हैं तो डील किससे करेगा, बता। टफनेस, बिल्कुल सही। क्या होगा इसका? टफनेस। ठीक है, हाँ। चलो कैसे फाइंड करते हैं अब इसकी बात करते हैं। ओके, बताएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्यूब लो, सिलेंड्रिकल 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 स्पेसिमेन लेना है। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन जिसका डाया होगा कितना? 25 mm, 25 mm, जिसका हाइट होगा 25 mm। ठीक है, डाया 25, हाइट 25। ओके, अब इसके ऊपर हैमर रख दो, हैमर इसके ऊपर लेके जाओ। ठीक है, और हैमर का जो वेट है ना, जो अपने पास वेट है, वेट ऑफ हैमर, यह कितना रखना है? यह रखना है 2 kg। कितना रखना है? 2 kg। ओके, हाँ। अब देखना होता क्या है, हम यहां से फाइंड करते हैं अपने पास टफनेस इंडेक्स नंबर। हम टफनेस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। अब होता क्या है, याद रखना, जब हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर से उठा के गिरेंगे तो यह नंबर काउंट होता है 1। ओके, मतलब यह स्पेसिमेन है, मैंने हैमर लिया, 1 सेंटीमीटर ऊपर गया, छोड़ दिया 1, 2 सेंटीमीटर लेके गए, छोड़ दिया 2, 3, 4, 5। जिस सेंटीमीटर पे आके वो टूट जाएगा वह उसका टफनेस इंडेक्स नंबर कहलाएगा, वह उसका टफनेस इंडेक्स नंबर कहलाएगा। समझ गए क्या? ओके, जब हाइट ऑफ फॉल
अपने पास 1 सेंटीमीटर है तो टफनेस इंडेक्स नंबर कितना है 1 है, ठीक है। जब इम्पैक्ट हाइट अपने पास 2 सेंटीमीटर होगा तो इंडेक्स नंबर कितना होगा 2। और ऐसे करते करते जिस हाइट पर, ठीक है, जिस हाइट पर अपना ब्रिक फॉल हो जाता है, ठीक है, हाइट, ठीक है, व्हेन स्टोन फेलियर ड्यूरिंग द टेस्ट, तो वह उसका क्या कहलाएगा, वह उसका कहलाने लग जाएगा टफनेस इंडेक्स नंबर। ओके, स्पेसिमेन लिया 25-25 का, हैमर लिया 2 का, 1 सेंटीमीटर 1, 2 सेंटीमीटर 2, 3 सेंटीमीटर 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और जिस सेंटीमीटर पे वो टूट जाएगा, जिस सेंटीमीटर ऑफ हाइट पर वो टूट जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, टफनेस इंडेक्स नंबर कहलाएगा। अब हम इस टफनेस इंडेक्स नंबर का कैसे यूज करते हैं वो आप देखिए। अगर आपके पास टफनेस इंडेक्स नंबर अगर आपके पास 13 से कम है तो स्टोन को क्या करते हैं, स्टोन इज रिजेक्टेड। 13 से अगर कम आता है तो ऐसे स्टोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर आपके पास टफनेस इंडेक्स नंबर 13 से 19 के बीच में आता है तो इसको कहते हैं जस्ट गुड स्टोन, या फिर कहते हैं अपने पास टॉलरेबल वैल्यू। और अगर अपने पास यह वैल्यू 19 से ज्यादा आता है तो कहा जाता है वेरी गुड। क्या कहा जाता है, वेरी गुड स्टोन। और ऐसे ही स्टोन को यूज कर लिया जाता है, स्टोन यूज इन कंस्ट्रक्शन, और ऐसे ही स्टोन को यूज कर लिया जाता है कहां पर, रोड कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, पहले ये चीज नोट कर लो, पहले ये चीज नोट कर लो। तुम्हें यहां पर ना सिर्फ एक बात याद रखनी है, पता है कौन सा, ये वाला, सिर्फ ये डाटा तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं पूछता। कहता है पहला क्वेश्चन जो आ रखा है कि गुड स्टोन का टफनेस इंडेक्स नंबर कितना होना चाहिए, 19 से ज्यादा। किस इंडेक्स पर हम स्टोन को यूज कर सकते हैं, 19 से ज्यादा। कितना टफनेस इंडेक्स होता है जब स्टोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, 13 से कम, 13 से कम। बाकी ये प्रोसीजर तुम्हारे नॉलेज के लिए है, ठीक है। हाँ, अरे धर्मेंद्र तुम ही बोल दो भाई, वही काफी है। बना लिया क्या? हाँ तो बोल दो। क्या होगा तुम्हारा, हाई नहीं बोलते, बताओ क्या करें। एक सेकंड बैक, एक, ये लो, ठीक है, एक सेकंड बैक कर दिया राज। चलो बना लिया, बना लिया कि जल्दी करो यार, 10 टेस्ट है, 10 टेस्ट है, कल तो स्टोन खत्म हो ही जाने चाहिए।
ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, चलो टेस्ट नंबर 6, क्रिस्टलाइन टेस्ट। यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, मात्र एक क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। किसके लिए करते हैं, यही क्वेश्चन आता है, फॉर फाइंडिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। स्टोन का ड्यूरेबिलिटी फाइंड करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आता है मात्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, हाँ बस एक क्वेश्चन, इसके अलावा तुम इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। पढ़ते हो तो पाप लगने वाला बात हो जाएगा। ठीक है, इतना प्यार से पूछते हो ना सरफराज, क्या बताएं तुम्हें, तुम रुला देते हो। 21 नंबर स्लाइड सर प्लीज, वाह रुला दिया तुमने। ठीक है, अब बस यही गलती कर दी तुमने। अब तुमने 20 नंबर क्यों बोला, यही गलती करी है बस तुमने, यही बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगती मुझे। चलो अब आगे आ जाओ, यही बात अच्छी नहीं लगती, तुम ऐसे करते हो। ठीक है, चलो पहले 4 क्यूब ले लो। ठीक है, 4 क्यूब ले लो। टेक टेक 4 क्यूब ऑफ 40 mm। ठीक है, हाँ अरे तो आते हैं, तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ी ना आएंगे। चलो अब यहां से क्या किया, इनको गरम करेंगे, इनको गरम करेंगे, है ना। हाँ, कितने घंटे किया है गरम, 7 घंटे। ठीक है, पहले इनको सुखाना है, ड्राइंग फॉर 7 आवर्स। ठीक है, इनको 7 घंटे गरम कर दिया। गरम करने के बाद में अपने पास टैंकर मंगाना है, ये वाला टैंकर है ना, वो टंकी जो आती है, और टंकी में डाल देना है अपन को एसिड, टंकी में डालना है एसिड 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 एसिड। यहीं पे कहानी है, यहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है। मैं बता चुका हूं जहां तक मुझे याद है, Na2SO4 और दूसरा है MgSO4। याद आ गया कहानी, याद आया क्या कहानी सर। अगर हम प्रीवियस ईयर में स्टोन के शेप क्यूब ना बनाकर सिलेंडर करे तो इफेक्ट क्या होगा स्ट्रेंथ पर, यह है तो तुम्हें पता चलेगा कहां पर कंक्रीट में, कि क्यूब और जब हम सिलेंड्रिकल पे शेप करते हैं तो ज्यादा स्ट्रेंथ क्यूब पर मिलता है ड्यू टू प्लेट फ्रिक्शन, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन स्ट्रेंथ के कारण से। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। चलो इसको बनाते हैं पूरा ना, चलो इसको पूरा बना लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, फिर इसको निकालेंगे, है ना। 4 स्टोन यहाँ पर है, 4 स्टोन यहाँ पर है। 7 घंटे गर्म करने के बाद में इसको रखना है 2 घंटे, आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे इसको रखना है यहाँ पर, और उसके बाद ही बाहर निकालना है, वापिस बाहर निकालना है इन चारों को। ठीक है, और इन चारों को बाहर निकाल कर इनको 100 डिग्री सेल्सियस पर वापस क्या करवाना है, गर्म करवाना है। ठीक है, और यही प्रोसेस, ये जो अपने पास आ गया वेट अपने पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, और कितने बार करना है ये प्रोसीजर, ये शायद 7 बार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 टाइम्स करना है। ठीक है, यह जो प्रोसेस है ये कितनी बार करना है, यह पूरा प्रोसेस कितनी बार करना है, रिपीटेड 5 टाइम्स। ओके, मतलब 4 स्टोन लो, सुखाओ 7 घंटे, पानी में डालो, पानी नहीं सॉल्यूशन में डालो, सोडियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट,
2 घंटे बाद बाहर निकालो, फिर 100 डिग्री पर सेल्सियस करो, फिर इसको वापस लेके जाओ 7 घंटे गर्म करो, है ना, फिर पानी में डालो, फिर बाहर निकालो, फिर गर्म करो। ये प्रोसेस अपन को 5 बार करना है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तुमने क्या रखना है, 4Na2SO4 सॉल्यूशन, लॉस ऑफ वेट not greater than 12% of initial weight के 12% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और अपने पास MgSO4 के लिए लॉस ऑफ वेट 18% ऑफ इनिशियल वेट के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आरसीसी ना देखा भाई, आरसीसी में तो बताया गया था 14% था, 12% है भाई, 14 नहीं 12% है। ये ट्रांसपोर्ट में भी आएगा, देख लेना, ठीक है। चलो कल बात करेंगे अब तुमसे। स्क्रीनशॉट ले लो ना जल्दी से, कुछ काम याद आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो यार लास्ट में। अच्छा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ठीक है। कंसंट्रेशन का याद नहीं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, मैं तो बता देता हूँ यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया जाता है तुम्हें, एक बार वो डाउट लिखवा दीजिए हार्डनेस वाला। वो हार्डनेस वाला कंप्लीट होने दो किशन, हार्डनेस वाला जैसे ही क्लियर होगा वो खत्म होगा तीसरा वाला पार्ट, फिर मैं उसको पूरा एक साथ ही बता दूंगा तुम्हें, है ना। टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। आर्ट्स इंस को बीएमसी को लेके तुम दिक्कत ना करियो, हो जाएगा वो चीज, है ना। चलो स्क्रीनशॉट भाई दिव्यांश, आज के लिए माफी चाहेंगे, कल ले लेना, ठीक है, कल ले लेना, आज के लिए माफी, ठीक है। प्रीकॉशंस बचे हैं, अरे प्रीकॉशंस नहीं, सीमेंट का स्टोरेज वो एरिया रहता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं तुमसे, जब तक के लिए अलविदा, ठीक है। चलो स्लाइड 25 ये लो, 1 2 3 4 5, मिलते हैं तुमसे कल, ठीक है भाई। सरफराज भाई कल ले लेना यार, तुम भी, तुम मजे ले लेते कभी कभी। ये लो 20 ले लिए, हाँ बोलना करो हाँ। ये लो 23, ये है 23, ठीक है। चलो अब कल, ठीक है, चलो। अरे भाई 1 नंबर भी बच रहा है भाई साहब का, लो, ठीक है, रख काटें, चलो।